हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और उसको जानने के कौन कौन से स्रोत थे। तो वैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, देखिए आपको दिखाते हैं। चित्रित धूसर विद्वान संस्कृति, यहीं तक हमने आपको बताया था। और आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के बारे में। थोड़ा सा ऋग्वेद देखिए, इस वीडियो में हम आपको ऋग्वेद तो बता देंगे, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल के प्रमुख अगर साक्ष्यों की बात करता है तो 3 वेद आ जाते हैं। वो कौन कौन से 3 वेद हैं? ऋग्वेद तो है, ये है इसमें किसमें प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता है उसके तौर पे ऋग्वेद आपका आता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है आपका, उसके लिए 3 वेद, वो कौन? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्लस उपनिषद आता है। क्या आता है? उपनिषद आता है। और क्या आता है? उपनिषद के बाद आता है आपका पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, और क्या आता है? और आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, स्मृतियाँ आती है, ये सभी आती हैं। और महाकाव्य भी आ जाएंगे। ठीक, ये सब कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं। लेकिन इन स्रोतों को मैंने दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद की। देखिए, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद की, तो एक मिनट इससे लिखते हैं ताकि मीटे ना। देखिए, ऋग्वेद, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या क्या है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ऋग का अर्थ क्या होता है? छंदोबद्ध रचना। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। यह क्या है? प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ठीक। और देखिए अन्य इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल का मतलब क्या है? 10 पाठ हैं। 10 मंडल क्या मतलब है? कि इसमें 10 पाठ हैं। और इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं। इसके मंत्रों को क्या बोला जाता है? सूक्त बोला जाता है। और इसमें जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से जो 2 से 7 तक मंडल है, 2 से 7 तक जो मंडल है क्या है? सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम या फिर प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सा मंडल है? 2 से 7 तक का मंडल सबसे प्राचीन है। और जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल सबसे नया है। और जो आपका 10वां मंडल है, इसी में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका व्यवस्था है? किसका बात कहा गया है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो मानव है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है। एक तो आपका है ब्राह्मण, है, फिर क्षत्रिय है, फिर आपका वैश्य है, फिर आपका शूद्र है। देखिए, ये जो विभाजन है, ये जो विभाजन है, प्रारंभ में तो क्या था? प्रारंभ में आप जब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल की, तो उसमें यह जो व्यवस्था है, बांटा हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन आगे चल करके
जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल के हम लोग निकट पहुँचते हैं, यह व्यवस्था अपने अपने वास्तविक रूप में ले लिया था, अर्थात वर्ण व्यवस्था का बहुत प्रभाव हो गया था। ठीक, यानी कि वर्ण व्यवस्था माना जाने लगा था। ठीक, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो 4 वर्ण हैं, क्रमशः जो ब्राह्मण हैं ब्रह्मा जी के मुख से, और जो क्षत्रिय हैं उनके भुजा से, वैश्य जो हैं ब्रह्मा जी के जांघ से, तथा जो शूद्र हैं ब्रह्मा जी के पैर से जन्म लिए हुए हैं। इसमें बेसिकली इसमें यही कहा गया है। और देखिए, जो 2 से 7 तक का मंडल है उसे क्या बोलते हैं? गोत्र मंडल। बेसिकली इसका एक बात है कि जो गोत्र क्या होता है, किसी एक ऋषि के ही नाम पर, अलग अलग ऋषियों के नाम पर क्या माना जाता है कि यह इस ऋषि के वंशज हैं, तो उनके गोत्र के हैं, यही माना जाता है बेसिकली ना। तो जो 2 से 7 तक मंडल है, इसमें कहा जाता है कि इन मंडलों की रचना, 2 से 7 तक मंडलों की रचना किसी एक ही गोत्र के एक ही गोत्र के किसी एक ही गोत्र के ठीक, एक ही गोत्र के व्यक्तियों ने किया है। यानी कि जिन ऋषियों ने 2 से 7 तक के मंडल की रचना किया है, वो सभी के सभी ऋषि एक ही गोत्र से बिलोंग करते थे। इसका मतलब यही है। ठीक, और देखिए बात करते हैं जो कि द्वितीय मंडल है, उसका रचना किसने किया? तो ऋषि भार्गव के द्वारा किया गया। और जो तृतीय मंडल है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया। तृतीय मंडल ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। और चतुर्थ मंडल ऋषि वामदेव के द्वारा किया गया। चतुर्थ मंडल ऋषि वामदेव के द्वारा। पांचवा मंडल ऋषि अत्रि के द्वारा। और छठा मंडल की बात करें तो ऋषि भारद्वाज के द्वारा छठे मंडल की रचना की गई थी। वहीं सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, जबकि आठवां मंडल अंगिरस या कण्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था या रचना किया गया था। और देखिए, ऋग्वेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऋग्वेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अभी 7 मिनट हुआ है। ठीक, देखिए ऋग्वेद जो है, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति होत्री कहलाता है। इसे होता भी कहते हैं, इसे होता भी कहते हैं। कहीं कहीं होता लिखा होता है, कहीं कहीं होत्री लिखा होता है। ठीक, ये दोनों कहीं कहीं लिखा मिलता है। और देखिए, जो नौवां मंडल है वह सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और सोम जो है बेसिकली जंगल के देवता हैं। सोम किसके देवता हैं? जंगल के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय तथा कौशितकी है। और इसका एक उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद। बेसिकली इन वेदों को समझाने के लिए ही इसके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ भी तैयार किए गए थे। बेसिकली उन पर क्या लिखी गई? टीकाएँ लिखी गई। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद पर टीका है उसका। तो इसका उपवेद की बात करें तो क्या नाम है उसका? आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो ज्ञाता होता है उसे बोला जाता है प्रजापति। क्या बोला जाता है? प्रजापति। और ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक, देखिए जो ऋग्वेद है आपका, इसके मंत्रों की रचना का श्रेय कुछ प्राचीन विदुषी महिलाओं को भी दिया जाता है। यानी कि जो प्राचीन विद्वान महिलाएं थी, जो विदुषी महिलाएं थी, उनको भी इसकी रचना, कुछ मंत्रों की रचना उन लोगों ने भी किया था, जिसमें से लगभग 5 या 6 महिलाएं प्रमुख हैं। जैसे कि लोपामुद्रा हैं, घोषा, सच्ची, पोलैनी, कच्छावृत्ति और विश्वाभरा। ये प्रमुख 5 से 6 महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना किया है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बोगज को अभिलेख को भी दिखाया था, और कस्सी अभिलेख मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें क्या कहा गया है। कस्सी अभिलेख में आपके क्या कहा गया है? इसमें यह बात कही गई है कि ईरान से एक कबीला भारत आया था। ईरान से एक आर्य कबीला भारत आया था, और यह कबीला इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उपासक था। यह जो कबीला था, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उपासक था। अर्थात अग्नि का बात यहाँ पर नहीं किया गया है। अग्नि का बात यहाँ पर नहीं किया गया है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि लगभग जो अग्नि जो देवता है, इनका जो मतलब इनका जो उल्लेख है वो बाद में मिलता है। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के निर्माता या उत्पत्तिकर्ता कौन थे। वैदिक सभ्यता के
या वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा बात है, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। वैदिक सब संस्कृति जो है, इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को। आर्य बेसिकली संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और ऋग्वेद में आपको बता दें लगभग 37 बार आर्य शब्द का उल्लेख पाया गया है। और आपको बताते हैं आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य बेसिकली क्या है कि भाषाई एवं सांस्कृतिक समूह का व्यंजक है। आर्य क्या है? किसी जाति या व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि यह भाषाई एवं सांस्कृतिक समूह का व्यंजक है। यह एक सांस्कृतिक समूह की एकता को दर्शाता है। ठीक। और देखिए, जो वैदिक आर्य थे उनके मूल निवास स्थान में व्यापक विवाद बना हुआ है। वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि कई विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान को अलग अलग माना है। जिनमें से आपको हम कुछ विद्वानों के नाम बताते हैं जिन्होंने अलग अलग आर्यों का निवास स्थल माना है। जैसे में देखिए, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये आर्यों के निवास स्थान को उत्तरी ध्रुव मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहाँ मानते हैं? उत्तरी ध्रुव मानते हैं। जबकि मैक्स मूलर जो थे मध्य एशिया मानते हैं। मैक्स मूलर आपको बता दें यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सर्वप्रथम आर्य शब्द को प्रयोग किया था। और जो रोड्स एक विद्वान हैं, इन्होंने कहाँ माना है आर्यों के मूल निवास स्थान को? तो बैक्ट्रिया माना गया है। इन्होंने कहाँ माना है? बैक्ट्रिया माना है। और ब्रेंडनस्टीन ये जो है आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र है, यूरेशिया को मानते हैं। और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। सबसे ज़्यादा इसी को मानते हैं, अर्थात इस क्या है? सर्वमान्य मत यही है। कौन सा? ब्रेंडनस्टीन का मत। इनके अनुसार जो आर्य थे वो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र या यूरेशिया से भारत आए थे। ठीक। और देखिए, पेनका तथा हर्ट की बात करें तो ये लोग जर्मनी को मूल स्थान मानते हैं आर्यों का। और गार्डन चाइल्ड की बात करें तो ये दक्षिणी रूस को जो लगभग यूरेशिया के काफ़ी निकट है। दक्षिणी रूस यूरेशिया के काफ़ी निकट है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ये एक समाज सुधारक भी रह चुके हैं और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी किया था। ये तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। ठीक। तो ये कुछ विद्वान हैं जो कि आर्यों के मूल स्थान को अलग अलग मानते हैं, तो इसे आपको याद रख लेना है। ठीक। फिर देखिए, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं आर्यों के बारे में, आर्यों के आगमन के बारे में। देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कई चरणों में हुआ। भारत में आर्यों का आगमन कई चरणों में हुआ। तत्कालिक स्रोतों से इस बात की पुष्टि भी होती है। कैसे? देखिए, आपको पता है पश्चिमी एशिया लगभग कहाँ पे? तुर्की में। पश्चिमी एशिया की बात करें तो कहाँ पे? तुर्की पे। तुर्की में ये बोगज कोई अभिलेख पाया गया है, आपको पता है। और कस्सी अभिलेख आपको पता है। इस अभिलेख से हमें क्या ज्ञात होता है कि ईरान से या फिर पश्चिमी एशिया से आर्यों का जो समूह या जो कबीला भारत आया था, आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया है कि ईरान या पश्चिमी एशिया से आर्यों का एक कबीला आया था भारत में, जो कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उपासक था। इन चारों देवताओं का क्या थे? ये लोग उपासना करते थे। और इन देवताओं में अग्नि का नाम नहीं है। इन देवताओं में अग्नि का नाम नहीं है। जबकि ऋग्वेद से हमें एक बात पता चलता है, वो क्या है? वो ये है कि सरस्वती तथा द्रुस्दवती एवं अपाया नदी के किनारे, तीन नदियां हैं, सरस्वती, द्रुस्दवती तथा अपाया नदी के किनारे जो भरत थे। कौन थे? भरत थे। इन्होंने अग्नि पूजा की थी। क्या की थी? भरत ने सरस्वती, द्रुस्दवती तथा अपाया नदी किनारे अग्नि पूजा की थी, यानी अग्नि हवन किया था। और इस प्रकार जो भरत हैं उनका संबंध किससे जोड़ा जाता है? अग्नि पूजा से भरत का संबंध जोड़ा जाता है, जिससे हमें अग्नि का विवरण नहीं होने का अर्थ है कि भरत जो है उस समय
उस समूह के साथ नहीं आए थे, अर्थात भरत बाद में आए होंगे, या फिर भरत दूसरे स्थान से आने में थोड़ा आगे पीछे का टाइम रहा होगा, जिससे कि हमें अग्नि पूजा का साक्ष्य इस बोगज कोई तथा कस्सी अभिलेख में नहीं मिलता है। यही कारण है, क्योंकि अग्नि पूजा का संबंध किससे है, तो भरत से है। कुछ विद्वानों ने यही समझाने की कोशिश किया है कि जबकि क्या कहा है कि अगर भरत का संबंध अग्नि पूजा से है, अग्नि पूजा का जो संबंध है अगर वह भरत से है, तो यही कारण था कि यह जो अभिलेख है यहाँ पर भरत का नाम नहीं मिलता है और यहाँ पर अग्नि का भी नाम नहीं मिलता है। ठीक, तो जिसके कारण से हम लोग क्या समझते हैं कि भरत बाद में आए रहे होंगे। और फिर क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं, आर्यों के आगमन का ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो अच्छे से आप समझिएगा कि प्रारंभ में आर्य कहाँ से आए थे। एक बोगज गोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख के अनुसार आर्य, कुछ आर्यों का एक कबीला कहाँ से आया था, तो पश्चिमी एशिया से, यानी कि ईरान या तुर्की से आया हुआ था। और फिर भारत का जो बात करते हैं हम लोग, तो भारत के लिए बोला जाता है कि भरत वहाँ से तो नहीं आए थे। ठीक, और इसके अतिरिक्त हमें एक और जानकारी मिलती है कि यदु तथा तुर्वस, सॉरी गलत टाइपिंग है, ये है इस तरह से लिखाएगा, तुर्वस, तुर्वस, यदु तथा तुर्वस जैसे आर्य कबीलों को इंद्र बाद में लाए थे। कहा जाता है ऋग्वेद में कि यदु तथा तुर्वस, ये जो दो कबीले हैं, यदु तथा तुर्वस, ये जो दो कबीले हैं, इन कबीलों को इंद्र बाद में भारत लाए थे। कौन लाया था, इंद्र लाए थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक, और इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों का आगमन भारत में कई समूहों के रूप में तथा कई चरणों के रूप में हुआ था। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं कितना टाइम हुआ वीडियो बनाते, लगभग 17 मिनट हो गया, तो 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक, और देखिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि आर्य जब भारत आए थे तो उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, वैदिक सभ्यताएं जब बसाई गई थी तो कुछ प्रमुख विशेषताएं रही होंगी। और आपको बता देते हैं, देखिए जो उत्तर वैदिक काल है, क्या है, उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक जो काल है आपका, इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक, तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक मान्य है। यही है ना उत्तर वैदिक काल। इसके लिए जब हम लोग साक्ष्यों की बात करते हैं तो इसके लिए लिखित साक्ष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये जो साक्ष्य हैं, 3 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद किसका है, तो ये पूर्व वैदिक काल का है, जिसमें से 3 वेद कौन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 3 वेद प्लस उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण, ये सभी पुस्तकों को आपको मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस करवाया हुआ है अच्छे से, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं, और पूरे वैदिक काल की हम लोग विशेषताएं भी अच्छे से देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे महाजनपद की ओर। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक गुड बाय, टेक केयर।